गुड आफ्टरनून। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबको मेरा आवाज़ आ रहा है ना? प्रॉपर आवाज़ आ रहा है? तो बहुत स्टूडेंट्स को डाउट्स है ये रिकन्सिलेशन टॉपिक के बारे में। इसके लिए फिर से मैंने एक रिवीजन लेक्चर रखा है। एक्चुअली ये टॉपिक एकदम सिंपल है, उसमें करना एक्चुअली कुछ नहीं है। सिर्फ हम लोग ने कॉस्ट शीट टॉपिक में जो पढ़ा था उसके अमाउंट्स आपको लेना है और उसको कंपेयर करना है जो एक्चुअल जो फाइनेंशियल में होता है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, उसमें करने का कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डिफरेंस निकालने का है। मतलब कॉस्ट शीट जो टॉपिक हम लोग ने सीखा था उसका अमाउंट और जो रेगुलर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसका अमाउंट, मतलब मटेरियल हो गया तो मटेरियल कॉस्ट शीट का और मटेरियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये दोनों में आपको कंपेयर करना है, किसमें ज़्यादा ही आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको सिर्फ डिफरेंस निकालने का है और एक वर्किंग का जो टेबल बनाते हैं ना उसमें ही सब आपका सॉल्व हो जाता है। तो वर्किंग का टेबल पे आपको फोकस करना है। सबसे पहला आपको क्वेश्चन प्रॉपर रीड करना है। क्वेश्चन प्रॉपर रीड करके आपको स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा दिया है वो आपको ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल का प्रॉफिट दिया है या कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया है। तो क्वेश्चन में फाइनेंशियल का प्रॉफिट दिया रहेगा तो आपको कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये क्लियर है? उल्टा करना है, फाइनेंशियल का प्रॉफिट दिया रहेगा तो आपको कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालना है। सबको क्लियर है? ओके। और उल्टा भी हो सकता है कि कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया रहता है और आपको फाइनेंशियल का प्रॉफिट निकालना पड़ता है। और ऐसा ये प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग 11th स्टैंडर्ड में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट करते थे। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या रहता था, कैशबुक का बैंक बैलेंस रहता था। कैशबुक के बैंक बैलेंस से आप लोग पासबुक का बैंक बैलेंस कैलकुलेट करते थे। तो इधर सेम कॉन्सेप्ट है, आपको कॉस्टिंग का प्रॉफिट रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो प्रॉब्लम आता है उसमें कॉस्टिंग का प्रॉफिट रहता था और कॉस्टिंग के प्रॉफिट से आप जो है ये फाइनेंशियल का प्रॉफिट निकालते हो। समझ में आ रहा है? ओके। तो कॉन्सेप्ट सबको समझा? क्या क्या करना है, कॉस्टिंग के प्रॉफिट से फाइनेंशियल का प्रॉफिट निकालना है, फाइनेंशियल के प्रॉफिट से कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालना है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अभी करने का कैसा, करने का कैसा, टेक्स्ट बुक अगर आप रेफर करोगे तो उसमें बहुत सारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दिया रहता है कि इसका प्रॉफिट रहेगा तो क्या करो, फाइनेंशियल का प्रॉफिट रहेगा तो क्या ऐड करो और क्या लेस करो, बाद में कॉस्टिंग का प्रॉफिट रहेगा तो क्या ऐड करो और क्या लेस करो। कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने को क्या है, कंफ्यूज बिना होके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कंफ्यूज होने का नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसमें वर्किंग का टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ सोचो ही मत आप, सिर्फ वर्किंग कैसे करना है। जो वर्किंग नोट में मैंने आपको जो समझाया या दिखाया है उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो सबसे फर्स्ट कॉलम है आपका पर्टिकुलर्स का। आपको उसमें आइटम का नाम लिखना है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड्स, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सिर्फ आपको क्या करना है, उस आइटम का नाम लिखना है। ये क्लियर है? ओके। वो लिखने के बाद आपको जो सेकंड कॉलम रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका है स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप फाइनेंशियल से स्टार्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल के प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो तो सेकंड कॉलम आपका फाइनेंशियल का प्रॉफिट है। सेकंड कॉलम कौन सा है? फाइनेंशियल का प्रॉफिट। और अगर आप कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो सेकंड कॉलम कौन सा है? कॉस्टिंग का कॉलम। तो सेकंड कॉलम पे ध्यान आपको देना है कि वो कौन सा होना चाहिए। सेकंड कॉलम जो होता है ना वो हमेशा आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आप किधर से स्टार्ट कर रहे हो, आप फाइनेंशियल से स्टार्ट कर रहे हो तो सेकंड कॉलम फाइनेंशियल करेगा। आप कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो सेकंड कॉलम आपका कॉस्टिंग करेगा। ये सबको क्लियर है? ओके।
तो सेकंड कॉलम क्लियर हो गया, जिधर से स्टार्ट हो कर रहे हो आप प्रॉब्लम वो आपका सेकंड कॉलम होगा। थर्ड कॉलम कौन सा है, उसका अपोजिट, सेकंड फाइनेंशियल है तो थर्ड क्या होगा, कॉस्टिंग होगा, बराबर है। सेकंड कॉस्टिंग है तो थर्ड कौन सा होगा, फाइनेंशियल। सेकंड फाइनेंशियल है तो थर्ड क्या होगा, कॉस्टिंग होगा। तो वैसे वर्सा है। और लास्ट कॉलम कौन सा है आपका, डिफरेंस। आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि आप स्टार्ट किधर से कर रहे हो। स्टार्ट कॉस्टिंग से कर रहे हो तो सेकंड कॉलम कॉस्टिंग, और स्टार्ट फाइनेंशियल से कर रहे हो तो सेकंड कॉलम फाइनेंशियल। तो स्टार्ट जिधर से कर रहे हो वो आपका सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो वर्किंग नोट सबको समझ में आ गया कि वर्किंग कैसे करना है। पहला पर्टिकुलर्स कॉलम, फिर दूसरा कॉलम आपका स्टार्टिंग पॉइंट का कॉलम, तीसरा कॉलम आपका अपोजिट कॉलम, मतलब ये फाइनेंशियल है तो वो कॉस्टिंग रहेगा, सेकंड कॉस्टिंग है तो थर्ड फाइनेंशियल रहेगा, और चौथा कॉलम रहेगा आपका डिफरेंस। तो वर्किंग सबको क्लियर है कैसे करने का। उसके बाद प्रॉब्लम्स कितने टाइप के आते हैं। प्रॉब्लम्स ये चैप्टर में 3 टाइप के आते हैं। सबसे पहला जो टाइप है सबसे इजी रहता है, उसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम आपको दिए जाते हैं। हम लोग एक एक टाइप का प्रॉब्लम सबका लेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप पे भेजा है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, अभी हम लोग रिवीजन लेक्चर में हर एक टाइप का एक एक प्रॉब्लम लेंगे। मैंने आपको हर एक टाइप का एक एक प्रॉब्लम भेजा है। तो फर्स्ट टाइप क्या रहता है, फर्स्ट टाइप में आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं और स्टेटमेंट से आपको समझ में आता है कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है। तो फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम है स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम। दूसरा जो टाइप है उसमें आपको कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है, कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है और बाद में आपको रिकन्सिलेशन का स्टेटमेंट बनाने का रहता है। ये सेकंड टाइप है। और थर्ड टाइप रहता है उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है, कॉस्ट शीट बनाने का है, और रिकन्सिलेशन का स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग हर एक टाइप का एक एक प्रॉब्लम लेंगे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम मैंने भेजा है वो स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला उधर से स्टार्ट करते हैं। मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ, सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो चैट पे डाल दो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट वाला है उधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, अभी ये जो प्रॉब्लम है, द नेट प्रॉफिट ऑफ धुरा लिमिटेड शोन बाय कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 वॉज 10,35,000। अभी ये प्रॉब्लम में आपको कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया है। कौन सा प्रॉफिट, कॉस्टिंग का प्रॉफिट, और उसके बाद फाइनेंशियल का भी प्रॉफिट दिया है। ये ऑप्शन है आपको। तो ये प्रॉब्लम जो है आप कॉस्टिंग से स्टार्ट करके फाइनेंशियल को एंड कर सकते हो, या फाइनेंशियल से स्टार्ट करके आप इसको कॉस्टिंग को एंड कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, कॉस्टिंग से स्टार्ट किया जाता है। जो प्रॉब्लम जो है आपका कॉस्टिंग से स्टार्ट करके फाइनेंशियल को एंड किया जाता है। तो हम लोग ये प्रॉब्लम क्या करेंगे, कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है 10,35,000 उधर से स्टार्ट करेंगे, और आपका जो आंसर है वो फाइनेंशियल का प्रॉफिट आएगा 5,02,000, ये आपका आंसर आएगा। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा रहेगा, पर्टिकुलर्स। सेकंड कॉलम कौन सा, कॉस्टिंग, क्योंकि कॉस्टिंग से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और थर्ड कॉलम आपका रहेगा फाइनेंशियल, और लास्ट कॉलम रहेगा आपका डिफरेंस। तो वर्किंग कैसे करने का आपको क्लियर है। तो सबसे पहला वर्किंग से स्टार्ट करते हैं। मैं एक्सेल के शीट पे वर्किंग बनाता हूँ। तो वर्किंग सबसे पहला स्टार्ट करेंगे।
तो वर्किंग में सबसे फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर से, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्टिंग के प्रॉफिट से। सो सेकंड कॉलम अपना कॉस्टिंग का कॉलम है, थर्ड कॉलम फाइनेंशियल का कॉलम है, और फोर्थ कॉलम ये डिफरेंस का है। तो फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। अभी इसको हम लोग रूलिंग करते हैं। तो ये बॉर्डर बनाई, अभी इन कॉलम्स को हम लोग रूलिंग करते हैं। तो ये टेबल आप लोग आसानी से बना सकते हो। पर्टिकुलर्स बाद में, सेकंड कॉलम आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, थर्ड कॉलम आपका एंडिंग पॉइंट है, और फिर डिफरेंस का कॉलम। ये प्रॉब्लम बनाने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप बना सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे का आगे का आपका जो एडजस्टमेंट है वो एक एक के बाद एक पढ़ते हैं। सबसे पहला है, देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। अभी इसका मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कॉस्ट में कम है, अंडर का मतलब कम होना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कॉस्ट में कम है, तो फाइनेंशियल में ज़्यादा रहेंगे। क्लियर है? तो आप लोग इधर लिखो, हेडिंग डालो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कॉस्ट में कम है, इसके लिए आप इनको लिखेंगे फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में इनकी अमाउंट है 14,800। अभी डिफरेंस कितना है, इधर ज़ीरो है, कॉस्टिंग में ज़ीरो है। ज़ीरो में से 14,800 माइनस किया तो माइनस 14,800 लेना पड़ेगा। तो इधर ब्रैकेट में माइनस लिखने का और ये 14,800 लिखने का। बस आपको इतना ही करना है। मतलब क्या है, आपको डिफरेंस निकालने का है, और वो डिफरेंस प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, उतना ही आपको देखने का है। बाकी दिमाग को तकलीफ लेने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ रूल ध्यान में रखने का, सेकंड कॉलम आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो रूल क्या है, सेकंड कॉलम स्टार्टिंग पॉइंट। तो बाकी प्लस माइनस करने का ये डिफरेंस का कॉलम ही देख लेता है। आपको उधर बाहट करने का जरूरत नहीं है। बुक में जो दिया है, ऐसा रहेगा तो ऐसा करो, वैसा रहेगा तो वैसा करो, ये सब दिमाग को तकलीफ मत दो। आप क्या करो, सेकंड कॉलम स्टार्टिंग पॉइंट, बस इतना ध्यान में रखो, सेकंड कॉलम स्टार्टिंग पॉइंट। और फिर डिफरेंस में जो भी रहेगा, डिफरेंस प्लस में रहेगा तो प्लस करना है, डिफरेंस माइनस रहेगा तो माइनस करना है। इतना ही आपको ध्यान में रखने का है। अभी इसका डिफरेंस क्या आ गया, माइनस 14,800। तो आपको ये क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर है? ओके। अभी अगला अगला क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। ओवर रिकवर्ड मतलब क्या हो गया, कॉस्टिंग में ज़्यादा है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स से, ये पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम लोग लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोग ने इधर लिखा, और ये कॉस्टिंग में ज़्यादा है ना। कॉस्टिंग के कॉलम में हम लोग लिखेंगे 20,000, और 20,000 फाइनेंशियल के कॉलम में ज़ीरो है, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, प्लस 20,000। तो इधर लिखेंगे प्लस 20,000। ईजी है, आपको सिर्फ देखना है डिफरेंस प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। तो ये प्लस 20,000 आ रहा है, तो ये डिसीजन क्या होगा, आपको ये ऐड करना है, और ऊपर का आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन फाइनेंशियल। तो अगला एडजस्टमेंट क्या बोला है, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल में ज़्यादा है। तो आपको इधर हेडिंग क्या डालना है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, और ये फाइनेंशियल में ज़्यादा है। फाइनेंशियल में अमाउंट लिख दो आप 40,000। फिर ये इसका डिफरेंस कितना आएगा, माइनस 40,000। इतना इजी है। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी ये इनकम है, इनकम के लिए रूल उल्टा हो जाएगा। इनकम के लिए जो अगर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो
प्लस करना है। तो ये हेडिंग डालेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्टिंग में आता है, वो है 20,000। ठीक है, अब ये जीरो में से 20,000 गया, -20,000 आएगा, लेकिन हम लोग माइनस लेंगे क्या, नहीं लेंगे। ये इनकम है तो इधर उल्टा लेंगे, इधर +20,000 लेंगे। तो इनकम के लिए रूल उल्टा हो जाएगा, सिंपल। खर्चों के लिए रूल सेम है, इनकम के लिए रूल उल्टा पुल्टा। खर्चा सीधा साधा और इनकम उल्टा पुल्टा, ये आपको ध्यान में रखने का है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट +20,000 आ गया। उसके बाद लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ये भी फाइनेंशियल में आएगा, लेकिन ये एक्सपेंसेस है। लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी के वजह से हम लोग जो भी परचेस करते हैं वो आउटडेटेड हो जाता है। तो ये लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस, और ये फाइनेंशियल में आता है, और इसकी अमाउंट 24,000 है। डिफरेंस आएगा -24,000। ये तो सीधा साधा है, खर्चा है, खर्चा सीधा साधा, इनकम उल्टा पुल्टा, आपको ध्यान में रखने का है। फिर क्या है, एबनॉर्मल लेबर वेस्टेज, ये भी उस ऊपर के जैसा ही है। एबनॉर्मल लेबर वेस्टेज, एबनॉर्मल लेबर वेस्टेज ये है आपका 2 लाख रुपये। ठीक है, ये भी -2 लाख आ जाएगा। फिर उसके बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी फाइनेंशियल में आता है। इनकम टैक्स फाइनेंशियल में 2,80,000, फिर डिफरेंस आएगा -2,80,000। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स के बाद बैंक इंटरेस्ट है। अब ये इनकम है, क्रेडिटेड मतलब इनकम, बैंक इंटरेस्ट। तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के जैसा करना पड़ेगा, 4,000। ये आंसर माइनस में आ रहा है, लेकिन आपको प्लस में लेना पड़ेगा क्योंकि उल्टा पुल्टा है, इनकम है 4,000। ठीक है, उसके बाद स्टोर्स एडजस्टमेंट फिर से क्रेडिट है, मतलब ये भी इनकम है, तो इसको भी उल्टा पुल्टा लेना पड़ेगा। स्टोर्स एडजस्टमेंट, स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट बोला है तो इनकम है 28,000। ये भी माइनस नहीं आएगा, ये भी प्लस आएगा। ठीक है, और उसके बाद लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, ये सीधा साधा है, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन ये फाइनेंशियल में आएगा 48,000, और इसका -48,000 ये आपको करना पड़ेगा। तो ये टेबल सबको बराबर से समझ में आ गया ना? मुझे चैट बॉक्स में आपके ये चाहिए, आंसर चाहिए। सबको जो टेबल मैंने बनाया ये आपको समझ में आ गया ना? ओके, ये देखो, मुझे जो डाउट्स पूछा है, मतलब हमेशा सेकंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। आप मनल सब्ट्रैक्ट नहीं करने का है। हाँ, हमेशा बराबर है आपका, सेकंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम नहीं, सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको ध्यान में लो, आप लेट ज्वाइन किया है, इसके लिए मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कैसे रहता है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो सेकंड कॉलम रहता है, और क्वेश्चन में फाइनेंशियल और कॉस्टिंग दोनों दिया रहेगा, तो कॉस्टिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्व किए गए मोस्टली कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में कॉस्टिंग का प्रॉफिट, फाइनेंशियल का प्रॉफिट दोनों दिया रहेगा, तो आपको कॉस्टिंग से स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्वेश्चन में कॉस्टिंग दिया है तो कॉस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनेंशियल दिया रहेगा, फाइनेंशियल स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इधर ये स्टेप आप किसको नहीं समझ में आ गया, सिर्फ मुझे ये बताओ। सबको समझ में आ गया?
इसका चैट में आंसर नहीं आ रहा है तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। सबको समझ में आ गया ना? इधर तक आगे बढ़ूँ? ओके। तो देखो अभी ये वर्किंग का टेबल बनाने के बाद अपने को रिकंसिलेशन का आंसर का टेबल बनाने का है, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। अभी इधर हम लोगों ने किधर से स्टार्ट किया है? कॉस्टिंग से स्टार्ट किया ना। तो इधर क्या लिखने का? नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट आपको दिया है 10,35,000, ठीक है। अभी हम लोग ऐड करते हैं। ऐड में क्या क्या ऐड करना है? सबसे पहला फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्टिंग में ज़्यादा है। कॉस्टिंग में ज़्यादा है तो क्या लिखते हैं? ओवर एब्सॉर्प्शन। ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये कितना है? 20,000 है। उसके बाद ऐड में क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी देखो ये वाले जो आइटम्स रहते हैं सिर्फ फाइनेंशियल में आते हैं, कॉस्टिंग में नहीं आते। तो उसके लिए क्या लिखने का आपको? उस आइटम का नाम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपको लिखना है रिकॉर्डेड इन, interest on investment recorded in financial records but not in costing records. Recorded in financial records जो सिर्फ एक जगह पे आता है उसके लिए आपको ये वर्डिंग लिखना है। Interest on investment recorded in financial records, not in costing records. इसकी अमाउंट है 20,000, ठीक है। उसके बाद और ऐड वाला कौन सा है? बैंक इंटरेस्ट और स्टोर्स एडजस्टमेंट। उनका भी सेम ही लिखना है। बैंक इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। इसकी अमाउंट 4,000, ठीक है। और उसके बाद स्टोर्स एडजस्टमेंट का भी सेम ही है। स्टोर्स एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। $28,000, ठीक है। तो ये प्लस वाले हम लोग ने लिख दिए। अभी इनकी टोटल लेते हैं। टोटल 72,000 इसमें ऐड करते हैं। ऐड की टोटल ऐड करनी है 11,07,000, इनको क्लोज करना है, ठीक है। अभी लेस में क्या क्या लेना है?
सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है ये कॉस्टिंग में, फाइनेंशियल में ज़्यादा है, कॉस्टिंग में कम है, तो इसके लिए क्या लिखने का, अंडर एब्सॉर्प्शन। तो हम लोग लिखेंगे इधर अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और उनकी अमाउंट है 14,800। कॉस्टिंग में कम है, इसके लिए अंडर ये वर्ड डाला, कॉस्टिंग में ज़्यादा था तो इधर ओवर वर्ड डाला। डिप्रिसिएशन का भी सेम है, फाइनेंशियल में ज़्यादा है तो इधर भी अंडर ये वर्ड डालना है, अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ डिप्रिसिएशन। अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ डिप्रिसिएशन, उसका वैल्यू आएगा 40,000। उसके बाद लॉस ड्यू टू एब्सोलेंस, उसका भी ऊपर के जैसा ही लिखना है। वो ऊपर का पहले आपका इनकम था, अब ये खर्चा है। लॉस ड्यू टू obsolescence, recorded in costing financial records but not in costing records। ठीक है। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस्ट वेस्टेज, उसका भी सेम लिखना है। abnormal loss wastage। ये 2 लाख है। उसके बाद इनकम टैक्स, उसका भी सेम लिखना है। इनकम टैक्स और लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन, ये दोनों का भी सेम लिखना है। इनकम टैक्स 2,80,000 और लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन 48,000, उनका भी सेम लिखना है। नॉट इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है। और लास्ट वाला है लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन। ये
लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस 24,000 है, अब नॉर्मल लॉस 2 लाख है, इनकम टैक्स 2,80,000 और ये 48,000। ठीक है, तो ये आपका लेस का साइड पूरा हो गया। अभी इनकी टोटल लेनी है आपको। इनकी टोटल 6,06,800 माइनस करो, माइनस करके देखो बराबर आपको फाइनेंशियल का प्रॉफिट मिल गया जो क्वेश्चन में दिया है आपको 5,02,000। तो इसको नाम देने का नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इनको क्लोज करो। प्रॉफिट आ गया, उसको भी क्लोज करना पड़ेगा। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप वाला प्रॉब्लम हो गया जिसमें स्टेटमेंट दिया रहते हैं, स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं और वो हिसाब से आपको रिकन्सिलेशन का स्टेटमेंट बनाने का है। अभी दूसरा टाइप जो रहते हैं उसमें आपको कॉस्ट शीट बनानी है, तो वो भी प्रॉब्लम मैंने आपको भेजा है, 16 प्रॉब्लम। तो पहले कॉस्ट शीट बनाने का, बाद में टेबल बनाने का, बाद में रिकन्सिलेशन बनाने का। तो 16 प्रॉब्लम जो है, RST लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। अब ये प्रॉब्लम में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और उधर आपका नेट लॉस है 36,000। तो अभी ये प्रॉब्लम में हम लोग पिछले प्रॉब्लम के जैसा कॉस्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपका जो आंसर आएगा ना वो माइनस में आएगा। तो माइनस में आ गया मतलब ये क्या है, ये लॉस है। आपका कॉस्टिंग का प्रॉफिट प्लस में है, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, तो वो लॉस रहेगा। तो इधर ये प्रॉब्लम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ। अब ये गुडविल रिटर्न ऑफ जो है ये अपने कॉस्ट शीट में नहीं आता। गुडविल रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कॉस्टिंग में नहीं आता। फिर क्रेडिट में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स ये आता है। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड और बैड डेट्स रिकवर्ड ये कॉस्टिंग में नहीं आता है। तो डेबिट के 2 आइटम्स, गुडविल और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और क्रेडिट के 2 आइटम्स, कमीशन रिसीव्ड और बैड डेट्स रिकवर्ड, ये कॉस्टिंग में नहीं आते। ठीक है, अभी नीचे का जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो हिसाब से आपको कॉस्ट शीट बनानी है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिवील्ड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ओके, सबसे पहला रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिया है 40 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। फिर डायरेक्ट वेजेस 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जितना भी है उसका 70%। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जितना भी है उसका 50% फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, वर्क कॉस्ट का 20%। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रिकवर्ड एट द रेट ऑफ 15 पर यूनिट। ओपनिंग स्टॉक का रेट दिया है और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस दी गई है। तो सबसे पहला कॉस्ट शीट बनाते हैं और ये प्रॉब्लम में आपको प्रोडक्शन का नोट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक आपको 2,500 दिया है, सेल्स 47,500 दिए है और क्लोजिंग स्टॉक 5,000 दिया है। तो प्रोडक्शन का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसका जो फॉर्मूला हम लोग ने कॉस्ट शीट में डिस्कस किया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये यूनिट्स आएंगे
प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और ये आपका इक्वल टू करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स प्लस यूनिट्स सोल्ड। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपका जो है ये 2500 है, प्लस यूनिट प्रोड्यूस आपको मालूम नहीं है तो यूनिट प्रोड्यूस निकालना है, इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक आपका है 5000 और यूनिट सोल्ड 47,500। तो ओपनिंग स्टॉक में यूनिट्स प्रोड्यूस ऐड करके उसका टोटल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स सोल्ड जितना आता है, तो अपने को यूनिट्स प्रोड्यूस कैलकुलेट करना है। तो ये जो है आपका यूनिट प्रोड्यूस, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, 5000 में 47,500 ऐड करने का और ये 2500 माइनस करने का। तो इधर हम लोग 5000 है, 5000 में 47,500 ऐड करेंगे और 2500 माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आता है देखते हैं। यूनिट प्रोड्यूस इक्वल टू सबसे पहला 5000 प्लस 47,500 माइनस 2500 किया तो 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, अभी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये इन द बुक्स ऑफ RST लिमिटेड। और कॉस्ट शीट फॉर ईयर एंडेड ये आएगा 31 मार्च 2012। और इधर प्रोडक्शन आपका 50,000 है और सेल जो है 47,500। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। हम लोग बॉर्डर और रूलिंग करके लेते हैं। सबसे पहला बॉर्डर और फिर रूलिंग करते हैं। तो ये बॉर्डर और रूलिंग बना के हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। रॉ मटेरियल कंज्यूम यूनिट्स में प्रोडक्शन लिखेंगे 50,000 और इधर आपको 40 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बोला है, तो आउटर कॉलम में 40 लिखते हैं 2 डेसिमल तक और इसको 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 20 लाख आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम।
रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस आपको बोला है 70% ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल आपका 40 का है, 40 का आपको 70% कैलकुलेट करना पड़ेगा। 40 का 70% आएगा आपका 28, और ये 2 डेसिमल तक लेना है और उसको भी 50,000 से मल्टीप्लाई करना है, 14 लाख। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला, डायरेक्ट वेजेस निकाला, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये दोनों की टोटल प्राइम कॉस्ट, ये दोनों की टोटल प्राइम कॉस्ट है। तो आपको सबसे पहला इनका टोटल लेना है 2 डेसिमल तक, टोटल 68 है, और उसको इधर टोटल लो या 50,000 से मल्टीप्लाई करो, ये 34 लाख आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइम कॉस्ट निकाला, मटेरियल में वेजेस ऐड करके, उसके बाद आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स का क्या बोला है उन्होंने, 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल 40 का है, 40 का 50%, 40 का 50% 20 आएगा, 20 लेंगे 2 डेसिमल तक और उसको 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया 10 लाख, इनका टोटल आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट टोटल लेंगे, सबसे पहला कॉस्ट पर यूनिट का टोटल 88, फिर इधर टोटल कॉस्ट का टोटल 44 लैक्स। तो फैक्ट्री कॉस्ट और सीपीयू और टोटल निकाला। उसके बाद अपने को इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स उन्होंने बोला है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट एक ही है, 88 का 20%, 88 का 20% आपको कैलकुलेट करना है। तो 88 का 20%, ये आ गया 17.6, 2 डेसिमल तक लेना है, और फिर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है 50,000 से मल्टीप्लाई करके 8,80,000। ठीक है, अभी इनकी टोटल आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल लेते हैं, सबसे पहला कॉस्ट पर यूनिट, उसके बाद टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अभी उसके बाद आपको इधर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक का जो है आपको दिया गया है यूनिट्स 2,500, और उसका रेट आपको दिया है 101.80, 2 डेसिमल तक लेना है आपको, मल्टीप्लाई करो 2,500 को 101.80 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी ये होने के बाद आपको क्या करना है, यूनिट्स की टोटल लेनी है 50 to 500, सीपीयू निकालने की ज़रूरत नहीं है, और टोटल कॉस्ट की टोटल लेनी है। ठीक है, रेट मत निकालो। तो यूनिट्स का टोटल लिया और टोटल कॉस्ट का टोटल लिया, इनको हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अभी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स में आपको दिया है 5,000। ठीक है, और इधर क्या करना पड़ेगा आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सीपीयू लेना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सीपीयू
105.60 है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5,000 को 105.60 से मल्टीप्लाई करके 5,28,000, तो यूनिट्स 5,000 और रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मल्टीप्लाई करके 52,800 आ गया। अभी आपको क्या करना है, इधर माइनस करना है, यूनिट्स का कॉलम और टोटल कॉस्ट का कॉलम आपको माइनस करना है, और ये जो रेट है सीपीयू, ये अपने को डिवाइड करके मिलेगा। टोटल कॉस्ट को आपको यूनिट से डिवाइड करना है, तो रेट मिलेगा 105.40। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक आपने ऐड किया, यूनिट्स का कॉलम और टोटल कॉस्ट का कॉलम। फिर आपने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 यूनिट्स लिया, फिर सीपीयू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का लिया, मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ गया। फिर आपने क्या किया, यूनिट्स में माइनस किया और टोटल कॉस्ट में माइनस किया। रेट को कुछ हाथ नहीं लगाया आपने, और रेट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड किया। ये 50,06,500 को 47,500 से डिवाइड करके रेट निकाला है। क्लियर है? अभी क्लोज करते हैं। सबसे पहला आपका यूनिट्स का कॉलम, फिर ये आपका सीपीयू का कॉलम, फिर आपका टोटल कॉस्ट का कॉलम। इनको हम लोगों ने क्लोज किया। इसको नाम देने का है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये नाम इनको देंगे। ठीक है, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अपने को क्या करने का है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये ऐड करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है आपका वो 15 रुपया। 15 रुपया अभी 47,500 को मल्टीप्लाई करना है। 15 रुपया 2 डेसिमल तक लेने का, और उसको 47,500 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी 50,000 ने इसके आगे ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के यूनिट से उनको बेस बनाना पड़ता है, तो ये 7,12,500 आ गया। ठीक है, अभी टोटल लेते हैं। टोटल को नाम देंगे टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट ऑफ या कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इधर सीपीयू की टोटल लेते हैं और टोटल कॉस्ट की टोटल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आता है। ऐड प्रॉफिट और फिर सेल्स। तो सेलिंग प्राइस इधर दी गई है 125, 2 डेसिमल तक लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 47,500 से। ठीक है, और प्रॉफिट इनका बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो इधर प्रॉफिट जो है सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करके 2,18,500 प्रॉफिट, और इधर भी सेम करना है। 125 में से 120.40 माइनस करके 4.60 प्रॉफिट आ गया। इनको क्लोज करते हैं। इसको भी क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आ गया। अभी हम लोग रिकन्सिलेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो इधर तक पहला समझ के लो। ये जो मैंने अभी सॉल्व किया, आप लोग बिना देख के इधर तक सॉल्व करो, मतलब क्या आगे का प्रॉब्लम जो है, आगे के प्रॉब्लम्स आपको इजी हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।